हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा शुरू हो गई है और आपको मालूम है कि सक्षमता परीक्षा की शुरुआत 26 तारीख से हुई है, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि नियोजित शिक्षक अब भी ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं और उसको लेकर बीते दिन सदन में खूब बोले शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी। आपको बता दें कि उन्होंने नियोजित शिक्षकों की तमाम समस्याओं पर खुलकर बातचीत की है और साथ ही साथ समाधान भी बताया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा सजल जी कि बीते दिन हमने देखा कि नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर सदन में खूब बोले शिक्षा मंत्री। क्या कुछ कहा है उन्होंने, संक्षेप में जानना चाहेंगे? देखिए, कल सदन में बिहार विधान परिषद में सवाल उठा था और सवाल उठाया था बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी ने। तो उनका सवाल ये था कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के बाद जो स्थानांतरण को लेकर 3 ऑप्शन देने हैं, यानी उनका तबादला किया जाना है, तो वो तबादला नहीं किया जाना चाहिए। उनका सीधा सा सवाल ये था, उनका सीधा कहना था कि नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दी जानी चाहिए, ना कि उनसे 3 ऑप्शन लेके उनका तबादला किया जाना चाहिए, उनकी नई पोस्टिंग की जानी चाहिए। तो सवाल यही था और इसके जवाब में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने कहा कि देखिए, ये जो नियोजित शिक्षक हैं, ये सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद ये बन जाएंगे विशिष्ट शिक्षक और इनकी जो पोस्टिंग होगी वो विशिष्ट शिक्षक के पद पर होगी उसके बाद परीक्षा पास करने के बाद। तो चूंकि इनकी पोस्टिंग विशिष्ट शिक्षक के पद पर होगी, इसलिए इनसे पदस्थापन को लेकर विशिष्ट शिक्षक के रूप में पोस्टिंग को लेकर इनसे 3 ऑप्शन मांग लिए गए हैं। वो ऑप्शन उनकी इच्छा पर निर्भर करते हैं। शिक्षकों ने अपनी इच्छा के अनुसार 3 ऑप्शन दिया है और उनकी इच्छा के अनुसार ही 3 ऑप्शन मांगे गए थे। तो जाहिर सी बात है कि जब उनकी इच्छा से हमने उनका ऑप्शन मांगा है, तो जाहिर सी बात है कि उसी उनके ऑप्शन के अनुरूप ही उनका पदस्थापन होगा। तो इसका मायने ये हुआ, ये जो शिक्षा मंत्री का जवाब था, इसका सीधा सीधा ये मायने हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद नियोजित शिक्षकों का अपने विद्यालय से तबादला तय है। संभव है कि यह भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जिस जिले में है वह जिला उन्हें मिलेगा ही, यह भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको पहले से पता है और सारे लोगों को पहले से पता है कि ये जो 3 जिले का ऑप्शन है, तो वो जो जिला आवंटन होगा परीक्षा पास करने के बाद, वो उसका आधार 2 होगा। एक तो मेधा अंक होगा और दूसरा उसमें रिजर्वेशन का फॉलो होगा। हालांकि इसके पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक साफ कर चुके हैं कि चूंकि 25,000 हमारे शिक्षक, नियोजित शिक्षक, वो बीपीएससी पास करके वो विद्यालय अध्यापक बन चुके हैं। तो ये जो 25,000 पद हैं, ये ज़्यादातर पद शहरों के हैं, शहरी क्षेत्रों के हैं। तो उन्होंने आश्वस्त किया था शिक्षकों को पहले ही कि आप घबराए नहीं, ज़्यादा उम्मीद है कि आपको शहरी क्षेत्र के विद्यालय ही मिलेंगे। तो ये है, शिक्षा मंत्री ने यही कहा था, साफ कहा था कि उनको जो उनका ऑप्शन है, उनके ऑप्शन के अनुरूप ही उनको जिला का आवंटन होगा और जिला आवंटन के बाद तब जो जिला उन्हें आवंटित होगा उस जिले के विद्यालय में उनकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है सजल जी। देखिए, जैसा कि आपने भी अभी कहा कि शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि आप जो अपनी प्रायोरिटी दीजिएगा उसी के आधार पर जिले का आवंटन होगा। तो आप मतलब बखेड़ा फिर है ही नहीं, बवाल तो फिर है ही नहीं, यानी कि आप मनचाहा जिला नहीं, लोग प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं। आपको पहले मैं अभी याद दिला दूं कि अभी जो विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हुई है और जो उनकी पोस्टिंग हुई है, तो उसमें भी
3 ऑप्शन मांगे गए थे अभ्यर्थियों से, और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे निकले, बहुत सारे, कहिए अधिसंख्य, कि जिनको तीनों में से कोई जिला नहीं मिला, कोई जिला नहीं मिला। तो ऐसा होता है कि जब तीनों में कोई ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि इसमें भी वही प्रोविजन है कि जो जिला आवंटन होगा वो आवंटन परीक्षा में जो नंबर मिलेंगे वो नंबर उसका आधार होगा, और दूसरा सबसे बड़ा आधार होगा रिजर्वेशन के हिसाब, रिजर्वेशन। तो ये 2 फॉलो होगा। तो संभव है, आप जैसे मान लीजिए सारे शिक्षक पटना दे देंगे, मान लीजिए सारे शिक्षक आरा दे देंगे, क्योंकि पटना से सटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि मेधा अंक और रिजर्वेशन के आधार पर ही पटना मिलेगा। और जिन्हें 3 ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तीनों ऑप्शन उनका टैली नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो रैंडम उनको जिला मिलेगा, रैंडम मिलेगा। तो रैंडम जो शुरू होता है वो ए से शुरू होता है, पहला अल्फाबेटिकली शुरू होता है, तो ए से शुरू होता है। तो हो सकता है ए से अररिया, ए से अरवल, तो ऐसे ए फुल होगा तो बी आएगा, बी से बांका, बी से भागलपुर, बी से बक्सर, तो ऐसे होता है। तो यही है। और यहाँ साफ साफ है कि ऐच्छिक जो शब्द है ना, ऐच्छिक को शिक्षा विभाग अपने हिसाब से ले रहा है, शिक्षक अपने हिसाब से ले रहे हैं। ऐच्छिक का मतलब है कि आप हमसे एक ही ऑप्शन लीजिए, एक ही ऑप्शन लीजिए जो हमारी इच्छा के अनुरूप है, और मुझे वही जिला दीजिए। यहाँ शिक्षा विभाग का तर्क ये है कि भाई तीनों जो ऑप्शन हम ले रहे हैं वो तीनों आपकी इच्छा पे हैं, इसलिए कि पहला जिला नहीं मिलेगा तो आपको सेकंड देंगे, सेकंड नहीं मिलेगा तो आपको तीसरा मिलेगा, और तो ये 3 ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ये तीनों आपके इच्छित हैं, तो ये तीनों आपको नहीं मिले तब ना रैंडमाइजेशन। तो ये इच्छित और ऐच्छिक शब्द जो है इसको दोनों लोग यानी शिक्षक और सरकार दोनों अपने अपने हिसाब से ले रहे हैं। ऐच्छिक तबादला को सरकार कर रही है कि 3 ऑप्शन तो हम आपसे मांग लिए, कर ही रहे हैं, वही बात हो रही है, हाँ मनचाहा हो रही है। और नियोजित शिक्षक करेंगे नहीं, हम ऐच्छिक का मतलब है कि हम जहाँ हैं हम वहीं रहें, या जहाँ हम जाना चाहें हम वहाँ जाएं। ये जो 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन का शिक्षकों का साफ साफ विरोध है। वो एक ही ऑप्शन चाह रहे हैं कि हम जहाँ चाहते हैं हमको वहीं दीजिए। तो उनका ऐच्छिक कहने का मतलब ये हुआ। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर मिडिल वे क्या होगा सजल जी, क्योंकि ये भी अड़े हुए हैं, शिक्षा मंत्री ने भी कह दिया है, तो बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? देखिए, अभी इस मामले में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। अभी तक की स्थिति साफ है, अभी तक की स्थिति यही है कि यही 3 ऑप्शन पर शिक्षकों को जाना होगा, मतलब बात माननी ही पड़ेगी शिक्षा बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने का जो अभी सदन में जो जवाब है वो ताजा है, और फिलहाल इस ताजे मामले में कोई संभावना बदलाव की अभी फिलहाल नहीं दिख रही है, लेकिन ये भी तय है कि शिक्षकों ने 3 ऑप्शन दिए हैं, चूंकि 2,32,000 शिक्षकों ने आवेदन किए हैं, तो 2,32,000 शिक्षकों ने 3 ऑप्शन दिए हैं। तो ये सीधा सा लग रहा है कि ये जो 2,32,000 शिक्षक जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, ये समझ के फॉर्म भरे हैं कि भाई यहाँ मुझे जो जिला मुझे आवंटित होगा हम वहाँ जाएंगे। नौकरी का बिल्कुल। तो यही है, ये अभी तक की स्थिति यही है। दोनों पक्ष आमने सामने हैं, शिक्षक भी अड़े हुए हैं अपनी मांग पे, और कम से कम कहिए कि शिक्षक एक कदम पीछे हटे हैं। शिक्षक इस मायने में एक कदम पीछे हटे हैं कि जो बिना शर्त इनकी मांग थी, तो वो बिना शर्त से पीछे हटे हैं। 2,32,000 शिक्षक इसमें शामिल होने वाले हैं जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। परीक्षा 6 मार्च तक है। तो ये है, अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि अभी इस मामले में कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, और इस मामले में अगर कोई अंतिम निर्णय होगा तो सीएम के लेवल पे होगा। ये अंतिम फैसला मुख्यमंत्री हाँ, अगर इस मामले में अगर कुछ होता है तो लास्ट डिसीजन जो होगा वो सीएम के लेवल पे होगा। लेकिन अभी तक की स्थिति ये है कि विभाग भी अपने फैसले पर, शिक्षा विभाग भी अपने फैसले पर कायम है, और शिक्षक भी अपने फैसले पर कायम है। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे सजल जी कि के पाठक कब जा रहे हैं दिल्ली, कब तक हैं वो शिक्षा विभाग में? देखिए, साफ है कि सरकार ने उन्हें एनओसी दे दी है। एनओसी का मतलब ये होता है
कि वो एनओसी जो उन्हें मिली है वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए मिली है। ठीक है, इसमें जो प्रोविजन है वो प्रोविजन ये है कि जब भी कोई ऑफिसर, जब भी कोई ब्यूरोक्रेट जब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो पहले वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो आवेदन देते हैं। ठीक है, जब उनका आवेदन एक्सेप्ट हो जाता है तब वो जिस सरकार में उनकी वो नौकरी करते हैं वो सरकार यानी जिस कैडर के होते हैं वो वहाँ की सरकार उन्हें एनओसी देती है। और जब एनओसी मिल जाती है तब उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पोस्टिंग होता है कि किस डिपार्टमेंट में उनकी पोस्टिंग होनी है, उनका पद तय हो जाता है। और जब उनकी पोस्टिंग हो जाती है तब वो जाते हैं अपने स्टेट, अपने कैडर वाले स्टेट को छोड़ के। तो अभी सरकार ने एनओसी दिया है और एनओसी मिलने के बाद अब भारत सरकार बाकायदा उनका पदस्थापन करेगी। तो जब उनकी पोस्टिंग हो जाएगी तब पोस्टिंग के बाद के पाठक यहाँ से बिहार छोड़ के जाएंगे, अपर मुख्य सचिव की कुर्सी जो शिक्षा विभाग की है उसको छोड़ के जाएंगे और वे उस विभाग में ज्वाइन करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जहाँ उनकी पोस्टिंग होगी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रक्रिया है पदस्थापन की उस पर डिपेंड करेगा। वो जितना जल्दी होगा पाठक जी उतनी जल्दी जाएंगे, वो जितना विलंब से होगा पाठक जी उतने विलंब से जाएंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस अभी आपने बताया कितना वक्त लगता है इस प्रोसेस में अमूमन सजल जी? तो अमूमन यूँ कहिए वो भारत सरकार पर निर्भर करता है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगी कि उसको कितनी जल्दी वो ऑफिसर चाहिए या कितना विलंब से वो ऑफिसर चाहिए। तो ये भारत सरकार की नीति है, इसमें इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। मतलब 1 महीना के अंदर? बिल्कुल 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 1 महीने काफी हो गया। एक महीने काफी। मतलब आप कह रहे हैं कि 2 हफ्ते के अंदर भी? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है कि 3rd फेज का अपॉइंटमेंट करके ही ये जाएंगे। 3rd फेज का अपॉइंटमेंट करके बिल्कुल करके ही जाएंगे क्योंकि 15 से तो परीक्षा शुरू हो रही है ना। 15 से परीक्षा शुरू हो रही है तो परीक्षा के बाद रिजल्ट आने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। और आपको अभी तक की जो ये संभावना है कि ये 6 मार्च तक ये परीक्षा खत्म हो रही है ना, सक्षमता परीक्षा, तो मान के चलिए 26 मार्च तक इसका भी रिजल्ट आ रहा है। 26 मार्च को? बिल्कुल बिल्कुल 26 मार्च तक इसका भी रिजल्ट आने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि ये इसको निपटा के ही हो जाएंगे। ये माने जाने से पहले ये सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी। मतलब आप कह रहे हैं कि जाने से पहले के पाठक ये 2 काम को निपटा कर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो नहीं भी निपटा पाए तो निपटाने की जो प्रक्रिया होगी वो तय करके जाएंगे, वो तय करके जाएंगे। तो ये पूरा जो पाला है ये पाला भारत सरकार के जिम्मे है, गेंद भारत सरकार के जिम्मे है। भारत सरकार जितनी जल्दी उनको बुलाएगी उतनी जल्दी जाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही, ये भारत सरकार ही तय करेगी कि के पाठक को वो कब बुला रही है। बिल्कुल। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सजल जी कि जाने से पहले के पाठक अपने कौन-कौन से आदेश पलट सकते हैं, बदल सकते हैं? स्कूल टाइमिंग एक हो गया, एक छुट्टी वाला कैलेंडर हो गया जिसको लेकर खूब विवाद हुआ। देखिए के पाठक जहां तक मुझे लगता है जाने से पहले वो अपना कोई आदेश वापस नहीं लेने वाले हैं। जो मुझे लग रहा है जाने से पहले वो कोई आदेश, हाँ ये हो सकता है कि जाने से पहले और कुछ नए आदेश जारी करके जाएं। अच्छा, जारी करके जाएं क्योंकि उनके जाने के बाद ये जो शिक्षा की जो रफ्तार, जो उनकी प्लानिंग थी, जो उनकी योजनाएं थी, तो उनकी कोशिश होगी कि वो योजनाएं चलती रहें। तो संभव है कि उस हिसाब से वो कोई आदेश, कुछ ऐसे आदेश या कुछ ऐसा फार्मूला वो तय करके जाएं। लेकिन पलटने और बदलने नहीं, ऐसा नहीं है। आज एक डेवलपमेंट हुआ है। आज एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि आपको पता होगा कि जो ताज़ा विवाद चल रहा है राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच, उसमें आज और कल माने 2 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आज से शुरू होने वाली थी, जिसमें कुलपतियों की ट्रेनिंग थी, प्रतिकुलपतियों की ट्रेनिंग थी, कुल सचिव को आने थे और FAOs को आने थे, ये फाइनेंशियल ट्रेनिंग थी। तो वो ट्रेनिंग आज स्थगित कर दी गई, वो ट्रेनिंग स्थगित कर दी गई। और तो एक आज शिक्षा ये स्थगन का हमारी बात हुई इस मुद्दे पे चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार SP सिन्हा साहब से। SP सिन्हा साहब ने कहा कि वो जो बैठक थी वो कॉल्ड अप हो गई है, तो इसलिए वो नहीं हुई।
तो ये एक आज की महत्वपूर्ण खबर है कि वो जो 2 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था विश्वविद्यालयों के उच्चाधिकारियों का वो नहीं हुई। हालांकि 6 ऑफिसर आए थे, 6 ऑफिसर आए थे और वो 6 ऑफिसर इस बात को लेके वहाँ अड़ गए कि भाई हम आए हैं तो कुछ तो हमको बता दीजिए कैसे कैसे करेंगे। तो उन्हें कुछ बताया गया, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड था। बैठक 2 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो स्थगित हो गया और उसके स्थगन के पीछे यह बताया गया है कि चूंकि चांसलर के यहाँ कुलाधिपति ने 3 तारीख को कुलपतियों की बैठक बुलाई है तो वो क्लैश कर रहा था लास्ट डे, इसीलिए ये पोस्टपोन हुआ है, इसीलिए पोस्टपोन कर दिया गया है। हम आपसे एक आखिरी सवाल जानेंगे सज्जल जी, हम जानना ये चाहेंगे कि के पाठक तो अब दिल्ली जा रहे हैं, मतलब अब शिक्षा विभाग को छोड़कर जा रहे हैं, तो शिक्षा विभाग में के पाठक का ना होना क्या होगा, क्या असर होगा, कितना नुकसान होगा, क्या लगता है? देखिए, हम आपको फिर एक बार पीछे ले चलते हैं 9-10 में जी। 9-10 में के पाठक थे यहाँ, उच्च शिक्षा के सचिव थे और उच्च शिक्षा विभाग को वैसे ही चला रहे थे जैसे आज चला रहे हैं विश्वविद्यालयों को। और उस समय भी 3:30 बजते दिन के 3:30 बजते सारे विश्वविद्यालयों के और अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षक और कर्मचारियों की हाजिरी उनके टेबल पर आ जाया करती थी और जो बिना सूचना के गायब पाए जाते थे उनका वेतन उसी दिन बंद होता था, उन पर सेम डे एक्शन होता था। लेकिन जिस दिन के पाठक उच्च शिक्षा के सचिव के पद से विदा हुए, उनका तबादला हुआ, उस बार भी वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर ही गए थे, तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे तो उनके द्वारा जितने भी तरह के कार्य शुरू किए गए थे वो कार्य उनके जाते ही उस पर पूर्ण विराम लग गया था। अच्छा, सब ठप पड़ गया था और उसके बाद फिर जो उनकी जगह पर जो नए ऑफिसर आए उन्होंने अपने हिसाब से उसको शुरू किया। तो ये ब्यूरोक्रेसी नहीं करते हैं, वो अपने विजन से, अपने हिसाब से अपनी योजनाएं तय करते हैं, अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं और फिर उसी हिसाब से चलाते हैं। तो इस बार भी के पाठक जी के जाने के बाद भी ऐसा ही होने वाला है, सब कुछ ठप पड़ने वाला है। ठप नहीं पर जो भी ऑफिसर आएंगे वो अपने हिसाब से चलाएंगे। तो यही होता है कि चूंकि हर ऑफिसर का नेचर अलग होता है, हर ऑफिसर के विजन अलग होते हैं, हर ऑफिसर की प्राथमिकताएं अलग होती हैं, तो वो यही होगा जो 9-10 में हुआ था। तो फर्क ये होगा कि उस बार केवल उस शिक्षा था, इस बार संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है लक्ष्मीकांत सजल जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आगे आगे क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि के पाठक अब केंद्र प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जा रहे हैं। तो के पाठक का ना रहना कितना घातक हो सकता है, क्या असर हो सकता है उसका शिक्षा विभाग पर, ये भी हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।